धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, हिंदी साहित्य की एक ऐसी कालजयी रचना जिसने न जाने कितने दिलों को गहराई तक छुआ है। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम इसी मास्टरपीस के शुरुआती अध्यायों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआत में ही कहानी का पूरा माहौल सेट किया गया है, किरदारों के बीच की उलझनें क्या हैं और वो कौन सी बातें हैं जो इस महान त्रासदी यानी ट्रेजेडी की नींव रखती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इस जादुई लाइन पर नजर डालते हैं। इलाहाबाद का नगर देवता एक मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग की बूंद है। क्या बात है, ये कोई मामूली सी लाइन नहीं है। भारतीय जी ने इलाहाबाद के पूरे माहौल को इतना रोमानी और मूडी बताया है कि पढ़ते ही हम उस दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। ये सिर्फ एक शहर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसे जज्बाती और रंगीन सफर का एंट्री गेट है जहां हम आगे जाने वाले हैं। तो हमारी चर्चा का पहला हिस्सा है इलाहाबाद शहर, जो इस पूरी कहानी का एक एटमॉस्फेरिक या कहें तो जीवंत कैनवस है। सच कहूं तो इस नॉवल में इलाहाबाद कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो खुद एक जीता जागता सांस लेता हुआ किरदार है। अल्फ्रेड पार्क की सुबह का जिक्र याद आता है, जहां सुबह को एक अलहड़ युवक कहा गया है जो सोए हुए पेड़ों को छूकर जगा रहा है। कितनी काव्यात्मक और हल्की सी उदासी भरी शुरुआत है ये। लेकिन, और यहाँ एक बड़ा लेकिन है, इसी सुरम्य माहौल के बीच हमारी मुलाकात होती है चंदर से। चंदर जो यूनिवर्सिटी का एक बेहद गंभीर और सीरियस रिसर्चर है, जिसे इन मॉडर्न रोमांटिक कविताओं से सख्त चिढ़ है। अगर हम सोचें तो एक तरफ इतना रोमानी माहौल और दूसरी तरफ इतना सीरियस किरदार, ये कॉन्ट्रास्ट ही कहानी को एक जबरदस्त किकस्टार्ट देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, चंदर और सुधा का बॉन्ड, मासूमियत के रंग। अगर हमें चंदर और सुधा के इस बेहद पवित्र, एकदम बच्चों जैसे और बिना कुछ कहे समझ लिए जाने वाले रिश्ते को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। सुधा की शुरुआती जिंदगी के इस टाइमलाइन को देखते हैं। सिर्फ 3 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया। फिर 13 साल की उम्र तक वो गांव के माहौल में एकदम आज़ाद, थोड़ी जंगली सी पली बड़ी, और फिर वो आती है इलाहाबाद डॉक्टर शुक्ला की छत्रछाया में। ये पूरी जर्नी हमें बताती है कि आखिर क्यों सुधा डॉक्टर शुक्ला और बाद में चंदर से इतनी गहराई से अटैच हो जाती है। कहीं ना कहीं वो उस प्यार और सुरक्षा को ढूंढ रही थी जो उसे बचपन में नहीं मिल पाया। अब इन दोनों के डायनामिक्स को समझते हैं। एक तरफ चंदर है, एकदम सीरियस इंटेलेक्चुअल जो सुधा के पिता का बहुत एहसानमंद है, और दूसरी तरफ है सुधा, चुलबुली, इमोशनल और बेइंतहा परवाह करने वाली। दोनों का एक दूसरे पर एक गजब का अनकहा सा अधिकार है। इसका सबसे प्यारा उदाहरण वो सीन है जहां सुधा जबरदस्ती चंदर को चाय पिलाती है, वो भी ऐसी चाय जो बस नाम की चाय है, जिसमें दूध ही दूध भरा है। चंदर को ये चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो चुपचाप इस चाय को पी जाता है। ये सिर्फ एक मजेदार सीन नहीं है, बल्कि चंदर के उस गहरे और खामोश प्यार को दिखाने का लेखक का अपना तरीका है। कहानी का तीसरा और एक बेहद अलग हिस्सा, पम्मी का कड़वा सच, द डार्क रियलिटी। यहाँ से कहानी एक बड़ा शार्प टर्न लेती है। सुधा की उस धूप सी खिली मासूम दुनिया से निकलकर हम अचानक पम्मी की डार्क और ट्रेजिक रियलिटी में आ गिरते हैं। जरा इन दो अलग अलग दुनियाओं को कंपेयर करके देखते हैं। सुधा की दुनिया एकदम ब्राइट है, हंसी मजाक है, चाय बनाने जैसी छोटी छोटी बातों में छिपी केयर है। और दूसरी तरफ पम्मी की दुनिया है, रोजडॉन नाम की वो पुरानी जर्जर सी कोठी, लगातार चेन स्मोकिंग और जिंदगी को लेकर एक अजीब सी कड़वाहट। ये सिर्फ 2 अलग अलग लोकेशंस नहीं हैं, ये लाइफ को देखने के 2 एकदम ऑपोजिट नजरिए हैं। पम्मी की इस लाइन पे ध्यान देते हैं, शादी खुद के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है। कितनी हैवी लाइनें नहीं है। पम्मी प्यार और शादी को लेकर इतनी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये उसके अपने दर्दनाक तलाक और उसके बाद के अकेलेपन से निकली हुई एक चीख है। ये एक टूटे हुए इंसान की सबसे कड़वी हकीकत है। पम्मी के घर का माहौल इतना घुटन भरा क्यों है, इसे समझने के लिए हमें उसके बहनोई की ट्रेजेडी को देखना होगा। ये कहानी स्टेप बाय स्टेप चलती है। एक परफेक्ट दिखने वाली शादी, फिर एक डांस पार्टी में पत्नी और उसके डांस पार्टनर के बीच कुछ ऐसा होना जिससे विवाद बढ़ता है, फिर पत्नी का अपने पति को उसी पार्टनर के लिए छोड़ देना, और अंत में उस पति का सदमे से पूरी तरह पागल हो जाना। अब वो इंसान अपनी खोई हुई पत्नी के लगाए गए गुलाब के फूलों की पागलों की तरह रक्षा करता है, क्योंकि बस वही फूल उस खोए हुए प्यार की इकलौती निशानी बचे हैं। ये पूरा किस्सा कहानी के सबसे डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्सों में से एक है। और अब इस भारीपन के बाद चौथा हिस्सा, सुधा की कॉलेज की दुनिया, यानी वापस रोशनी की ओर।
पम्मी की दुनिया की उस घुटन से निकालकर लेखक हमें वापस कॉलेज की उस चुलबुली और बेफिक्र दुनिया में ले आते हैं। यहाँ एंट्री होती है गेसु की। सुधा और गेसु का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही मजेदार है। जहाँ सुधा फूलों को देखकर अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में खो जाती है, वहीं गेसु एकदम प्रैक्टिकल है। वो फूलों को तोड़ती है और अपनी शायरी के लिए इस्तेमाल करती है। गेसु एक शायरा है, लेकिन उसके पैर जमीन पर टिके हैं। वहीं हमारी सुधा पूरी तरह से जज्बातों और मासूमियत से बनी है, दुनियादारी से कोसों दूर। गेसु के आने से सुधा की वो इनोसेंस और भी ज्यादा निखर कर सामने आती है। इस बेफिक्री वाले माहौल को महसूस करने के लिए ये मज़ेदार किस्सा याद आता है, जहाँ गेसु और सुधा अपनी उस बेहद सख्त डोमेस्टिक साइंस वाली टीचर मिस उम्डकी की क्लास में छुप छुप कर चने का साग लाती हैं। सोचिए, कहाँ पम्मी की दुनिया की वो गहरी कड़वाहट और ट्रेजेडी, और कहाँ ये लड़कियां जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि क्लास में साग कैसे छिपाया जाए। ये छोटी सी घटना उनकी उस खूबसूरत और चिंतामुक्त युवावस्था को दिखाती है, जो आगे चलकर बहुत बदलने वाली है। तो अब इन सब बातों के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। एक तरफ सुधा की दुनिया की वो एकदम बेदाग मासूमियत है, और दूसरी तरफ पम्मी की दुनिया की वो थकी हुई डार्क और ट्रैजिक रियलिटी। ये दोनों बिल्कुल उल्टी ताकतें जब चंदर की जिंदगी में आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस आने वाले तूफान की आहट है जो हिंदी साहित्य की सबसे महान और रुला देने वाली ट्रेजेडी की नींव रखने वाला है। इसी गहरे विचार के साथ हमारी आज की ये खास चर्चा यहीं पूरी होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने कहानी को एक नए नजरिए से समझने का मौका दिया होगा।